फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 28 फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो ये अपनी यूनिट चल रही थी अपनी 6th क्लोज पाइप फ्लो। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, जो भी हमारे माइनर हेड लॉसेस थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से हमारे माइनर हेड लॉस होते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर अपन नेक्स्ट जो टर्म है, और हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, चेजी इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन, जिनका अपन यूज़ करके HF का जिसके अंदर रिलेशन रहता है, तो ये सब चीज़ हमने देखी थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस लेक्चर को। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले एनर्जी लाइंस। तो अपनी एनर्जी लाइंस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इंपॉर्टेंट है वैसे। तो देखिए एनर्जी लाइंस क्या होती है उनको मैं समझाता हूँ पहले। तो अपनी मेन हेडिंग क्या है, एनर्जी लाइंस। अब एनर्जी लाइंस होती क्या है, आपने पढ़ा होगा दो वर्ड बहुत ज़्यादा, HGL और TEL, इन्हीं की बात हो रही है, यही होती है एनर्जी लाइंस। इसमें देखो L लिख रहा है, L का मतलब लाइंस ही है। तो HGL है, HGL का मतलब है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। टेल का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी लाइन। तो ये क्या लाइंस होती हैं, अपना पानी यहाँ से किसी भी कोई पाइप है, पाइप इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक पानी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास एनर्जी थी हमारी कितनी, ये पाइप था हमारा, ये पाइप था। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल मतलब यहाँ पर जो एनर्जी थी मान लीजिए 100 मीटर थी, और यहाँ पर एनर्जी कितनी थी, कमी होगी ऑब्वियसली, 80 मीटर, 20 मीटर लॉस हो गया फ्रिक्शन का, ये हम लॉसेस पढ़ चुके हैं। अब ये जो 100 मीटर एनर्जी थी यहाँ पर, ये टोटल एनर्जी थी। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक पीजोमीटर को लगा दूँ, अगर मैं इस पॉइंट पर एक पीजोमीटर को लगा देता हूँ, तो पीजोमीटर में क्या होगा, पानी चढ़ेगा, इतना चढ़ा मान लो पानी, मतलब ये इसका हेड हो गया। ये कौन सा हेड होता है, ये कौन सा हेड होता है, ये होता है हमारा कौन कौन सा हेड, इसके अंदर एक तो होगा हमारा डेटम हेड और एक होगा प्रेशर हेड। वैसे प्रेशर हेड होता है, लेकिन ऊंचाई तो डेटम हेड भी उसके अंदर होगा। ये पीजोमेट्रिक हेड, इसी को तो बोलते हैं अपन P/ρg+Z, मैंने आपको लिखवाया था। तो ये हमारा पीजोमेट्रिक हेड है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कौन सा हेड नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा V²/2g। क्यों नहीं आ रहा, सही बात है, V²/2g वेलोसिटी तो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी मेथड से। आप वेलोसिटी को ज्ञात करोगे, वेलोसिटी ज्ञात करने के बाद में फिर आप उस वेलोसिटी को इस फॉर्मूले में पुट करोगे, V²/2g करोगे, तब जाके कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मान लीजिए ये आई 10 मीटर, तो ये होता है वेलोसिटी हेड, इसी को तो बोलते हैं वेलोसिटी हेड। तो ये जो मैंने पीजोमीटर लगाया उसमें केवल कौन से हेड आते हैं अपने, एक तो Z आता है, P/ρc आता है, मतलब डेटम हेड और प्रेशर हेड आता है, वेलोसिटी हेड नहीं आता। आगे लगाऊंगा तो आगे भी ऐसे ही होगा। तो उसकी वैल्यू जो है Z+ρg, जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ, देखो आप, एक मैंने पीजोमीटर यहाँ लगाया, थोड़ा सा आगे लगाया, आगे लगाया, बिल्कुल पास पास नहीं है, पाइप बहुत लंबा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, पीजोमेट्रिक हेड यहाँ पर तो था इतना, आगे हो गया इतना, आगे हो गया उससे कम, आगे हो, क्योंकि लॉस हो रहा है भाई एनर्जी का ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, पीजोमेट्रिक हेड धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है आगे, इसकी वैल्यू जो है आगे धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए। ठीक है जी, हमें ये बात समझ में आती है। अब बात क्या आती है कि अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, तो यहाँ पर तो इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो आपकी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, इस वाले पॉइंट पर जो मेरी एनर्जी है, मतलब पीजोमेट्रिक हेड है, पीजोमेट्रिक एनर्जी वो इतनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो पीजोमेट्रिक हेड है, मतलब P/Z + P/ρg है। टोटल एनर्जी के लिए मेरे को V²/2g जोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी थी मैंने इसमें पुट करी और 2g का भाग दिया स्क्वायर करके, तो जो भी वैल्यू आई कुल मिला के इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ये था इसका, मान लीजिए कौन सा हेड, ये है उसका टोटल हेड। तो इस वाले पॉइंट पर टोटल हेड के लिए तो मेरे को ऐसा नहीं है, तो इस वाले पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर टोटल हेड तो है ये, इस पॉइंट पर क्या होगा, उससे कम होगा, इस पर उससे कम होगा, इस पर उससे कम होगा, इन सबको मैंने ये मिला दिया। तो ये जो नीचे वाली लाइन थी ब्लू लाइन, पीजोमेट्रिक लाइन, पीजोमेट्रिक हेड लाइन, इसके लिए तो मेरे को क्या है, कुछ नहीं करना पड़ा भैया, पीजोमीटर लगाने पड़े। पीजोमीटर में अपने आप जितना ही पानी दिख रहा है वही क्या है, पीजोमेट्रिक हेड है, मतलब Z + P/ρg है। ठीक है,
उन सभी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, उसको क्या बोलेंगे, HGL। इसका दूसरा नाम है पीजोमेट्रिक हेड लाइन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पीजोमीटर के हेड को ही तो बता रही है, पीजोमीटर के हेड को मिलाने वाली रेखा, हेड वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा पीजोमेट्रिक हेड लाइन दोनों। और इसको प्रेशर ग्रेडियंट लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लेवल से उतार या चढ़ाव को अपन बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये था कौन कौन सी लाइन थी हमारी, पीजोमेट्रिक हेड लाइन, प्रेशर ग्रेडियंट लाइन या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL। इसको तो अपन ज्ञात कर सकते हैं फिजिकली मतलब आपने इस तरह से पीजोमीटर लगा दी तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई इसमें लेवल ये, इसमें ये है, तो ये लाइन आपको अपने आप दिख जाएगी ऐसी, तो ये तो आप देख लोगे, ये फिजिकल लाइन है। लेकिन आपको अगर टोटल एनर्जी ज्ञात करनी है किसी पॉइंट पर, मुझे इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी ज्ञात करनी थी, तो मेरे को ये जो हेड था कौन सा, पीजोमेट्रिक हेड, उसमें v²/2g जोड़ना पड़ा। कैसे, कैलकुलेट किया, फिर मैंने जोड़ा, तो ये जो है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये आपको बनानी पड़ती है कॉपी पेन पे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी v²/2g जोड़ा मैंने, इस पॉइंट पर भी v²2g, इस पॉइंट पर भी v²2g, फिर ये जो पॉइंट बने हैं इन सबको मैंने मिला दिया। ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है टोटल एनर्जी वाले पॉइंट्स को दिखा रही है, टोटल एनर्जी वाले पॉइंट्स को दिखा रही है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। दूसरा नाम होता है टोटल हेड लाइन। तो बात तो एक ही है भाई, एनर्जी और हेड तो एक ही चीज होती है, टोटल एनर्जी लाइन बोलूँ चाहे टोटल हेड लाइन बोलूँ, ठीक है, या फिर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की एनर्जी किस तरह से गिर रही है, तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये होती है हमारी दोनों लाइंस HGL और TEL। इससे हमको पता चलता है कि कितना लॉस हो चुका है, कितना बच रहा है यहाँ पे हमारा जो लिक्विड का प्रेशर है, कितना तो बच रहा है और कितना लॉस हो चुका है। तो बहुत काम की चीज़ है ये। अब बात क्या आती है कि क्या HGL ऐसे गिर रही है ना नीचे, क्योंकि भाई अपन आगे चलेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा ही होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा तो भाई ये जो है अपनी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो कम होने का मतलब क्या, ये लाइन आगे की डायरेक्शन में, फ्लो डायरेक्शन में धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो क्या ये लाइन फ्लो डायरेक्शन में राइज हो सकती है, मतलब ये तो फॉल हो रही है ना, क्या वो चढ़ सकती है, ऊंची हो सकती है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये यूं जाती जाती एकदम से यूं, देखो इससे ऊपर लेवल हो गया ना, किसी पॉइंट पर एकदम से बढ़ के फिर यूं घटती है, मतलब इस वाले पॉइंट पर ये एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो हमारे दिमाग में आता है कि हो सकता है क्या। आप कैसे अप्रोच करोगे, ऐसे सोचोगे आप कि यार कभी ऐसा हो सकता है क्या कि Z + P/ρg की वैल्यू बढ़ जाए अचानक से। ये वैल्यू कब बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है साहब। इसकी वैल्यू कब बढ़ सकती है, जब P/ρg मेरा बढ़ जाए। और P/ρg ये कब बढ़ेगा, ये हमें तब बढ़ता है, ये हमें बताया था किसने, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ने। और कौन सी, बर्नौली एनर्जी, क्योंकि एनर्जी प्रत्येक सेक्शन पर कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है, P/ρg + v²/2g + z इज इक्वल्स टू P/ρg + v²/2g + में z, इसको नाम 2 दे दीजिए आप और ये 1 दे दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि अब देखो ये मान लो हॉरिजॉन्टल पाइप है पूरा पूरा, तो ये तो बढ़ ही नहीं सकता, ये तो कट गया, बचा क्या, P/ρg + v²/2g, P2/ρg v²/2g, ठीक है भाई। अब देखो ये जो आपकी प्रेशर एनर्जी है ये मेरे को किसी सेक्शन पर बढ़ानी है, ये तो P1/ρg थी भाई, इस वाले सेक्शन पर तो यही था, लेकिन आगे मेरे को इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू बढ़ानी है। अगर ये बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू घटनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कब घटेगी, जब ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा हो और ये वाली वैल्यू कम हो, क्योंकि इन दोनों का योग तो क्या, इन दोनों के योग के बराबर है। मान लीजिए पहले तो ये था 5 + 5 5 + 5, ठीक है, पहले तो क्या था 5 5 थे और ये भी 5 5 थी, मतलब हो गया 10। लेकिन अब की बार क्या है, इसकी वैल्यू तो है 3 और इसकी वैल्यू है कितनी, 7। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 3, तब जा करके ये होगा हमारा 7, तभी तो देखो योग 10 और 10 होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, हम जानते हैं A1V1 = A2V2, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि A1V1 = A2V2, तो मेरे को ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा चाहिए, ये ज़्यादा तो ये कम, और ये कम तो फिर ये ज़्यादा।
इसका मतलब एरिया जो है उस वाले सेक्शन पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कितना सारा हम बैक में गए, मेरे को केवल ये पता करना था कि इसकी वैल्यू कब बढ़ सकती है। ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू कब बढ़ सकती है, तो मैंने ये इक्वेशन लिखी कि मतलब ये वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो है P1 बाय रो जी, आगे जाके P2 बाय रो जी, तो P2 बाय रो जी ज़्यादा होना चाहिए P1 बाय रो जी से। मैंने ये इक्वेशन लिख दी भाई, P2 बाय रो जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए P1 बाय रो जी से, मतलब ये कम तो ये ज़्यादा। इतना भी मुझे मालूम है कि इनका योग बराबर होता है, मान लो इन चारों का योग ऐसे था पहले, तो ये कम है और ये क्या है ज़्यादा, 7, ये 3 और ये 7, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाली कम। तो ये वाली वैल्यू कम कब होगी, तो फिर मैं गया किस पे, इस पे गया कि ये वाली वैल्यू कम तब होगी जब V1 मेरा ज़्यादा हो और एरिया इसका कम हो, इनका गुणनफल भी तो हमारा बराबर होना चाहिए, तो इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो कुल मिला के अगले सेक्शन पर अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा, ध्यान समझना, अगले सेक्शन पर ये जो पाइप था ना ऐसे, इसका मैं एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, आगे मैंने इसका डायमीटर बढ़ा दिया। अगर मैं अगले सेक्शन पर इसका डायमीटर बढ़ा देता हूँ, डायमीटर बढ़ा देता हूँ मतलब एरिया बढ़ा देता हूँ, तो उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, इस वाले सेक्शन पर वेलोसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर घट जाएगी, V2 घट गया, V2 घट गया तो ऑटोमेटिकली ये जो P2 बाय रो जी है वो बढ़ जाएगा, और P2 बाय रो जी अगर बढ़ चुका है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। बात समझ गए आप। तो ये देखो ये एनर्जी लाइन तो इस यहाँ पर है। उसके बाद में फिर क्या है, अब आगे एक कांस्टेंट डायमीटर मान लीजिए, आगे डायमीटर इतना ही हो गया, आगे तक आगे मैंने लगाया तो उसके अंदर कितना आया मेरा, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इतना आया, तो ये मिला दिया। तो इसके कुल मिला के कैसी लाइन बनी, देखो ये यही तो बनी है, ऐसे ऐसे। तो ये फ्लो डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ सकती है या नहीं, बिल्कुल बढ़ सकती है जी। कब बढ़ेगी, अब आपको क्या याद रखना है, कब बढ़ेगी, जब डायमीटर को इंक्रीज किया जाए, जब पाइप के डायमीटर या पाइप के साइज को बढ़ाते हैं तो फ्लो की डायरेक्शन में ये जो है HGL बढ़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं TEL की, टोटल एनर्जी लाइन की, तो टोटल एनर्जी तो आप जानते ही हो, टोटल एनर्जी तो भैया कांस्टेंट होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, ये टोटल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर क्या होगा, ये होता है प्लस में HL, हेड लॉस होता है, या तो ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर आगे धीरे धीरे घटती जाती है। क्यों, कांस्टेंट तो होती है, कांस्टेंट किसने बताया था, ये था बर्नौली इक्वेशन, और ये किसके लिए थी, आइडियल फ्लूइड के लिए। तो आइडियल फ्लूइड है तब तो कांस्टेंट रहेगी टोटल एनर्जी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा। लेकिन आइडियल फ्लूइड होता नहीं है, रियल फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं तो भैया ये आगे की डायरेक्शन में डाउन जाएगी। क्यों जाएगी डाउन, क्योंकि वहां पर हेड लॉस होता रहेगा। तो रियल फ्लूइड की इक्वेशन तो यही थी। तो ये क्या हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में घटेगी हमेशा, कभी बढ़ सकती है क्या, अरे टोटल एनर्जी बढ़ सकती है क्या, आपने 8 रोटियां खा ली, आपके अंदर एनर्जी आई, आप में इतनी एनर्जी आई कि आप यहां से लेके अजमेर तक रनिंग करते करते भाग गए। अब फिर से आप अपने आप अजमेर से भाग क्या सकते हो, क्या एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी क्या फिर से, भाई फिर से तो नहीं बढ़ सकती। कैसे, तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी लाइन होती है, वो फ्लो डायरेक्शन में हमेशा घटती है, कभी भी बढ़ नहीं सकती, ये इसकी तरह बढ़ नहीं सकती। तो आप सोच रहे होंगे सर जब ये यूं बढ़ा है, अभी चलो वो बात आगे देखते हैं अपन, तो टोटल एनर्जी लाइन हमारे फ्लो डायरेक्शन में कभी भी नहीं बढ़ सकती। जब वो बढ़ ही नहीं सकती फ्लो डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलवेज डाउन जाएगी। तो कब किस कंडीशन में बढ़ सकती है वो केवल तभी बढ़ सकती है, आप ये सोचकर बताइए। आप फिर अजमेर से वापस अलवर कब आ सकते हो, भाई एक ही कंडीशन में आ सकते हो, जब आपको दोबारा से 8 रोटियां खिलाई जाए, जब आप दोबारा से मतलब आप फिर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाए, एक्सटर्नल एनर्जी आपको फिर से दी जाएगी, तो आप फिर से भाग सकते हो। तो ये इसका मतलब यहाँ पर भी यही होता है कि जो हमारी टेल है, टोटल एनर्जी लाइन है, वो फ्लो डायरेक्शन में हमेशा डिक्रीज होगी, घटती जाएगी। लेकिन वो कब बढ़ सकती है, जब आप वहाँ पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी फिर से प्रोवाइड करा दो। एक्सटर्नल एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराओगे, मान लो ऐसे पाइप जा रहा था तो वो घटती जा रही थी, लेकिन आपने आगे जाके एक पाइप और जोड़ दिया, एक पाइप जोड़ते ही उसके अंदर पानी और ज़्यादा, डिस्चार्ज और बढ़ गया, वेलोसिटी और बढ़ गई, और उसके अंदर प्रेशर और बढ़ गया। तो मतलब आपने एक्सटर्नल कोई दूसरी एनर्जी दी है ला करके, या फिर क्या किया आपने, आगे जा करके कहीं पर एक पंप लगा दिया, पंप से और एनर्जी उसकी बढ़ गई, वेलोसिटी मिल गया उसको, प्रेशर मिल गया। तो ऐसे कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाने पर ही उसको टेल बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं बढ़ सकती, वो फ्लो की डायरेक्शन में डिक्रीज होगी।
दूसरी बात, ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा सर इस केस में तो काट सकती है, कि भाई ये जो है ना कि इस तरह से मान लीजिए हमारी लाइन पहले ये तो हमारी थी कौन सी लाइन, ये तो HGL लाइन है और ये हमारी TEL लाइन है। तो ये क्या हुआ, आगे घटती जा रही है ये यूँ, लेकिन किसी पॉइंट पर ये बढ़ गई और फिर ये ऐसी हो गई, ये और इनका इंक्लिनेशन एक ही रहेगा। तो इसका मतलब सर ये काट तो सकती है आगे, मान लो इसको मैं और बढ़ा दूँ, ऐसे कर दूँ, तो फिर ये यूँ कट जाएगी। अरे भैया इतना हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये सीन कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और आपके माइंड में अगर आ रहा हो ना तो इतना गैप तो मेंटेन रहता है कि ये फिर भी क्या रहेगी, ये देखो ये पैरेलल, गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगी। इस वाले केस में भी आप सोच रहे हो ना, तो भैया ये यूँ पैरेलल रहेगी बिल्कुल। ये देखो गैप कम हो गया लेकिन रहेगी क्या, बिल्कुल पैरेलल, कभी भी नहीं काटेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसने यूँ काट दिया इस पॉइंट पर, कटेगा नहीं। इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा आप देख सकते हो भाई, ये तो क्या था P/ρg प्लस में Z पिजोमेट्रिक हेड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी V²/2g। तो इनके बीच का गैप जनरली कितना होता है V²/2g। तो ये सारी बातें थी हमारी HG और TEL से रिलेटेड, इनके बारे में अपन लिखते हैं। पहली है हमारी कौन सी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL, दूसरा नाम है इसका क्या, पीजोमेट्रिक हेडलाइन, तीसरा नाम क्या है इसका, प्रेशर ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं अपन। क्लोज्ड पाइप फ्लो में पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाती है। यह लाइन फ्लो डायरेक्शन में डिक्रीज या फॉल होती है, गिरती है या फिर डिक्रीज होती है की बात है। पाइप का साइज इंक्रीज करने पर यह लाइन फ्लो डायरेक्शन में इंक्रीज या राइज होती है। ठीक है भाई, ये होती है हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन।
दूसरी है हमारी कौन सी, टोटल एनर्जी लाइन या टोटल हेडलाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। सीपीएफ में पाइप के अलोंग टोटल एनर्जी वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन TEL कहलाती है। यह लाइन फ्लो डायरेक्शन में हमेशा घटती है। यह केवल तभी बढ़ सकती है जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की जाए। ठीक है भाई, तो ये हमारा HGL और टेल के बारे में मैंने आपको बताया। मैं इसे मिटाता हूँ। इसका अपन एक डायग्राम भी बनाएंगे। मैं आपको रिजर्वायर के लिए बनाना बताऊंगा कि दो रिजर्वायर के बीच में पानी बह रहा है तो किस तरह से। देखिए, तो मान लीजिए एक रिजर्वायर तो ये है भाई, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये कोई पाइपलाइन है जिसके थ्रू कोई दूसरा रिजर्वायर जुड़ा हुआ है। तो ये तो है भाई TEL और नीचे वाली है HGL। ठीक है, और ये जो अब इसमें दो तीन चीज़ हैं समझने की।
देखो टोटल हेड कितना है, तो इस वाले पॉइंट का इस वाले लेवल का डिफरेंस कितना है, देखो ये डिफरेंस, ये तो डिफरेंस है, ये है टोटल हेड कैपिटल एच। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही पानी यहाँ पर एंटर करेगा, यहाँ से इस पानी यहाँ पर एंटर करेगा, एंटर करते ही कुछ ना कुछ लॉस होगा, एंट्री लॉस कितना 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो ये है अपना 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, ये वाला, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये जो मैंने एरो बनाया ये। तो मतलब यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं एनर्जी देख रहा हूँ टोटल एनर्जी, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी ये थोड़ी आएगी एच, बिल्कुल नहीं। कितनी आएगी एनर्जी, ये भैया आएगी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। ठीक है, 0.5 वी स्क्वायर। ये अपना कौन सा है, ये है एंट्री लॉस। ये क्या है, ये है एंट्री लॉस। उसके बाद में मैंने इस वाले पॉइंट पर एक पीजोमीटर लगाया, तो यहाँ तक चढ़ा पानी, इस पॉइंट पर लगाया यहाँ तक चढ़ा, इस पॉइंट पर यहाँ तक, इस पॉइंट पर यहाँ तक, सभी पॉइंट को मिला दी तो ये ब्लू वाली लाइन बन चुकी है, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, हेड लॉस कितना हुआ 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। अब जैसे जैसे, और ये है अपना एग्जिट पॉइंट, यहाँ पर देखो यहाँ एग्जिट हो रहा है पानी, तो यहाँ पर भी लॉस होगा वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। ये कौन सा लॉस है, ये जो लॉस है अपना ये है एग्जिट लॉस। ठीक है, तो ये अपना इतना तो हो गया एग्जिट लॉस, ये हो गया अपना एंट्री लॉस, ये टोटल हेड था। तो ये क्या आएगा हमारा, ये लॉस कौन सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पाइप जब पानी यूं बहेगा तो ये कौन सा लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस, HF। ठीक है भाई, तो ये तो अपना टोटल लॉस था, अवेलेबल हेड इतना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये HFL था, HFL में अपन कितना जोड़ देंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2 जी जोड़ देंगे। अगर ये गैप कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, तो आप इसको वी स्क्वायर अपॉन 2 जी लिख लेना, थोड़ा सा बड़ा बना लेना। तो इन दोनों के बीच का गैप वी स्क्वायर अपॉन 2 जी है, ये टेल लाइन है, ये HGL लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही। ठीक है ना, सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो उस चीज़ को अपन नोट में लिखेंगे क्या, टेल व HGL हमेशा पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती, इनके बीच का गैप सामान्यतः वी स्क्वायर अपॉन 2 जी होता है। क्लियर है बात, तो ये कंप्लीट बात थी हमारी HGL और TL से रिलेटेड। अब भाई मैं इसे मिटाता हूँ, अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके बाद में, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन क्या, साइफन। ये वही साइफन क्या होता है, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तब समझा पाऊंगा।
तो पहले समझ लेते अपन इसका साइफन क्या होता है। ये आपको दिख रहा है एक रिजर्वायर ये है, दूसरा रिजर्वायर ये है। अब मुझे इस रिजर्वायर से पानी इस रिजर्वायर में भेजना है, लेकिन मुझे दिख रहा है बीच में क्या पहाड़ आ गया। भाई ऐसे पहाड़ था, एक तरफ एक टंकी रखी है तो एक टंकी रखी है, इस टंकी से पानी मेरे को इस टंकी में भेजना है। तो क्या करूँगा, पहाड़ नहीं होता तब तो क्या करता मैं सीधा जैसे पिछला डायग्राम जो था यहाँ से पाइप यूँ डाल देता, ये नीचाई पर है ये ऊंचाई पर है, अपने आप पानी ड्यू टू ग्रेविटी चला जाता। और प्रेशर है तो उसके कारण भी चला जाएगा। भाई कुछ तो प्रेशर है इसके पास, कुछ तो एनर्जी है ही, उस एनर्जी के कारण चला जाएगा। अब पाइप क्या है, पाइप ये आपको ऊपर से यूं घुमा के लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ तो काट सकते नहीं अपन पाइपलाइन इतने से काम के लिए। तो जब पानी यूं जाएगा इसके ऊपर से यूं जाएगा एक पाइप, ये पाइप है ब्लू वाला, तो ये पाइप ऊपर से यूं जाएगा तो क्या होगा कि आपने ऐसे पाइप लगाया तो पानी जो था ये जितनी भी एनर्जी थी उस एनर्जी के कारण पानी इस पाइप में गया और वो पानी केवल यहाँ तक चढ़ा, खत्म, केवल यहीं तक चढ़ा पानी, यहाँ तो गया ही नहीं। यहाँ तो कब जाएगा, जब पानी कम से कम इस पॉइंट को क्रॉस कर दे, जो उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु मतलब सबमिट पॉइंट। जब पानी सबमिट पॉइंट को क्रॉस कर देगा तो पानी नीचे चला जाएगा। कुल मिला के पानी का यहाँ तक पहुँचना जरूरी है, सबमिट पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है और ये जो लेवल है उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट ऑफ साइफन। तो क्या होता है ये साइफन, ये जो बेंट पाइप है, ये जो बेंट मतलब मुड़ा हुआ पाइप है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइफन बोलते हैं। तो साइफन एक अपना फिनोमेना, एक प्रभाव भी होता है। अब देखो इसको अपन कैसे समझे, फिर अपन कैसे पानी को लेकर के जाएं उधर की तरफ, किस तरह से पानी को लेके जाएं। अब देखो अपना एक जब अपने फ्यूल ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बाइक में, तो अपन क्या करते हैं कि आप ये साइड में बाइक खड़ी हुई है, आपने इसका लॉक खोला, एक पाइप डाला, पाइप डाल के आपने क्या किया, आप तो ऊपर खड़े हो और टंकी तो नीचे है, और आपने उस पाइप को क्या किया, यूं सक किया, थोड़ा सा आपने सक किया, सक करते क्या हुआ, उसमें पेट्रोल आया। और एक बार पेट्रोल आने की ज़रूरत है, फिर उसमें पेट्रोल आता रहेगा, तो फिर आप उस पाइप को दूसरी टंकी में डाल दोगे तो उसका पेट्रोल उसमें जाने लग गया। तो आप मुझे बताओ, आपने केवल एक सिंपल पाइप यूँ डाल दिया, कुछ नहीं किया, तो पेट्रोल अपने आप जा रहा था क्या? नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एक बार सक किया तो फिर वो फ्लो बनता गया और वो पेट्रोल पूरा पूरा उसमें चला गया, फिर तो पेट्रोल कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो ये जो प्रभाव था इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइफन। अब क्लियर हुआ साइफन क्या होता है। लेकिन भाई एक लिमिट होती है, ये नहीं कि आपने टंकी यहाँ पर है और आप छत पर बैठ के अपनी 2 मंजिल इमारत पे वहाँ से पाइप डाल के सक कर रहे हो, तो पेट्रोल कभी नहीं आना ज़िंदगी में, समझ रहे हो। तो एक हाइट रहती है कि उस हाइट तक आप उस पेट्रोल को अगर खींचोगे, सक करोगे, तो पेट्रोल उसके अंदर आ जाएगा। वो जो अपनी टॉप मोस्ट हाइट होती है ना, उसी को अपन हाइट ऑफ साइफन बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि आप यहाँ पर बैठे हो और पेट्रोल को खींच रहे हो, ये क्या है, टॉप मोस्ट हाइट, इसको हाइट ऑफ साइफन बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना, पूरा प्रभाव था, इसी को अपन साइफन बोलते हैं। बात क्लियर हो गया साइफन क्या होता है। तो ये जो सबमिट पॉइंट है ना, यहाँ से इसकी दूरी मतलब हाइट, इसको अपन ऐसे ही नहीं कि कितना भी ऊंचा हो खींच लोगे, नहीं। ये हाइट पानी वाले केस की बात कर रहे हैं अपन। पानी वाले केस में जो सबमिट पॉइंट की हाइट होती है ये एक फिक्स रहती है कि इससे इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है ना, आप देखो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा यूं, तो इस बार जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होता चला जाएगा। अब प्रेशर कम होते होते ऐसा नहीं हो जाए कि भाई प्रेशर अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे तो चला गया। भाई देखो आप प्रेशर वाला, आपको ये ध्यान है, ये आपको ध्यान है, ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे ऊपर था गेज प्रेशर, इससे नीचे था वैक्यूम प्रेशर, यही तो था हमारा सीन पूरा। अब मान लो इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर है, मतलब गेज प्रेशर है ये, ठीक है। लेकिन जैसे अब देखो, आप जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो गेज प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक पॉइंट पर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कितना हो गया, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो गया। इससे ऊपर और जाएंगे तो प्रेशर और कम हो गया, और कम होते होते अब वैक्यूम चल रहा है, वैक्यूम चल रहा है, तो इस पॉइंट पर हम पहुँच रहे हैं बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो प्रेशर यहाँ तक पहुँच चुका है। तो जब वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो एक लेवल तक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है, एक लेवल तक, तो उसके बाद में क्या है, उसमें वेपर बनने लग जाते हैं। वेपर का मतलब पानी जब वैक्यूम प्रेशर पर पहुँच जाएगा ना, वैक्यूम प्रेशर में पहुँच जाएगा, पानी का प्रेशर जो है वैक्यूम प्रेशर पर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वेपर आप जानते ही हो, भाप होती है, वाष्प जिसे बोलते हैं। पानी गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया तो बुलबुले उठने लग जाएंगे, बुलबुले उठेंगे तो पानी आगे फ्लो ही नहीं होगा, पाथ क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट, पाथ में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो इस पॉइंट की जो हाइट है वो इस प्रकार रखी जाती है कि उसके अंदर वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं। और ये पॉइंट कितना होता है, ऊपर से मतलब 7
0.8 मीटर ऑफ वाटर। और अगर नीचे से देखें तो कितना होता है भाई, ये टोटल कितना होता है, एटम 10.3 ही तो होता है, तो 7 पॉइंट, ये पूरा 10.3 है, ये 7.8 है, तो ये कितना है 2.5 मीटर ऑफ एब्सोल्यूट। तो अगर आप देखते हो इसको ऊपर से पढ़ते हो, इस वाले पॉइंट को अगर आप ऊपर से पढ़ते हो तो अपन कहेंगे 7.8 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 7.8 ऑफ वैक्यूम प्रेशर हो गया ना, ये कौन सा प्रेशर है, ये तो नीचे जाते तो वैक्यूम होता है, तो 7.8 मीटर वैक्यूम प्रेशर से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक का मतलब क्या है, 7 पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे नहीं खिसकना चाहिए अपना। तो इस पॉइंट से नीचे खिसकने का मतलब दो तरीके से बोलेंगे अपन। इस पॉइंट पर प्रेशर को दो तरीके से बोला जा सकता है। एक तो अपन इसको बोलेंगे 7.8 मीटर ऑफ वैक्यूम प्रेशर, या फिर अपन क्या कहेंगे, नीचे से अगर अपन मेजर कर रहे हैं तो ये नीचे से कौन सा होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो नीचे से देखें तो 2.5 मीटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहां से नीचे नहीं खिसकना चाहिए। तो अपन दो तरीके से बोलेंगे कि 7.8 मीटर वैक्यूम प्रेशर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 7.9 नहीं होना चाहिए, यही तो बात है नीचे खिसकने का मतलब। और अगर इसकी बात करें एब्सोल्यूट की, तो 2.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे भी ज़्यादा नहीं, मतलब 2.6 भी नहीं, सॉरी, इससे कम नहीं होना चाहिए 2.5 से, सॉरी, मतलब ये पॉइंट नीचे नहीं खिसकना चाहिए ना। तो 2.5 मीटर है ये, तो 2.5 से क्या है, अगर ये नीचे खिसक गया तो कम हो गया 2.4। तो 2.5 मीटर एब्सोल्यूट से तो कम नहीं होना चाहिए और 7.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है। आप अगर स्टेटमेंट याद रखोगे तो याद नहीं होगा, गलती होगी, कन्फ्यूज़न होगा, भूल जाओगे। आप ये डायग्राम याद रखना कि जो हमारा पॉइंट था ये ऊपर से 7.8 मीटर पर है, इसका मतलब नीचे से 2.5 मीटर एब्सोल्यूट पर है। ये पॉइंट नीचे नहीं खिसकना चाहिए, मतलब 7.8 से वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार इसकी हाइट को अपन फिक्स करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ कि इससे नीचे चला गया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर जनरेट होंगे तो फिर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, फ्लो हो ही नहीं पाएगा। ये होती है बात। और नेगेटिव प्रेशर, भाई वैक्यूम प्रेशर को जो नेगेटिव बोलते हैं, और अगर नेगेटिव प्रेशर हुआ ना तो वेपर तो क्रिएट होंगे ही होंगे, साथ में क्या होगा, पाइप पिचकेगा। पिचकेगा या तो पाइप की इतनी जैसे अपना प्लास्टिक, नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या होता है, वही बोतल वाला सीन। अगर आप प्लास्टिक बोतल को मुंह में लगा करके क्या करते हो, पानी पीते हो, तो क्या हुआ, उसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम हो गया, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, वैक्यूम प्रेशर हो गया, तो क्या है, वो बोतल हमारी पिचक जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर का ज़्यादा, अंदर का कम प्रेशर है। लेकिन अगर बोतल हमारी स्टील की होती है और आप ऐसे पीते पानी मुंह लगा के, तो बोतल थोड़ी पिचक जाएगी, क्योंकि बोतल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो क्या होगा, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे झड़ने लगेंगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या है, नेगेटिव है, खींचने वाला, सक करने वाला। तो जब उसके पार्टिकल झड़ने लगेंगे तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैविटीज़ बन गई, कैविटेशन बोलते हैं उसके नाम में। तो ये चीज़ होती है। तो अपन को केवल ये पॉइंट मेरे को लिखवाना था, इसलिए मैंने सब कुछ समझाया है आपको। तो पहले अपन साइफन के बारे में लिख लेते हैं, एक दो लाइनें। साइफन के बारे में लिखते हैं। यह एक बेंट पाइप होता है जिसका यूज तब किया जाता है जब दो पॉइंट्स के बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके सबमिट पॉइंट की हाइट कुछ इस प्रकार रखी जाती है कि वहाँ वेपर प्रेशर
ना बनने पाए, वेपर प्रेशर ना बन जाए वहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पर प्रेशर, सॉरी, इस पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर, इस पॉइंट पर मिनिमम प्रेशर निम्न प्रकार रखा जाता है। कैसे रखते हैं भाई? ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप जानते हो कितना होता है, 10.33, 10.3 मीटर ऑफ वाटर हेड, यही तो होता है। और ये पॉइंट कौन सा है हमारा? ये पॉइंट है। यहाँ से अगर आप देखोगे ऊपर से देखेंगे तो वैक्यूम प्रेशर आएगा 7.8 मीटर ऑफ वैक्यूम प्रेशर, या कहा जाए 2.5 मीटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब 7.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7.8 मीटर एंड शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर ऑफ वैक्यूम प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। आप पूरा लिख लेना। ये तो 7.8 से तो ज़्यादा, मतलब पॉइंट नीचे नहीं जाना चाहिए, और 2.5 से कम, नीचे जाने का मतलब 2.5 से कम होना। बस इतना रख सकते हो, बाकी इससे ऊपर ऊपर रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट उतारो साइफन को। साइफन के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। अभी छोटा सा टॉपिक देखते हैं अपन, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। अब देखो भाई, जो हमारा पाइप है उस पाइप में क्या बह रहा है? लिक्विड बह रहा है। तो पाइप में लिक्विड बहेगा, पानी बह रहा है मान लीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होगा, उसके पास एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी, मान लो ये पाइप था, पाइप को मैंने यहाँ से एकदम काट दिया तो उसमें से बहुत पानी बहेगा, बहुत सारा पानी बहेगा। तो उसके पास, और उस सेक्शन पर एनर्जी भी उसके पास, कौन कौन सी एनर्जी? तीनों एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, और कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। तीनों प्रकार की एनर्जी हैं। तो कितनी एनर्जी एक सेकंड में वो दे रहा है, कितनी एनर्जी अपन को ट्रांसमिट कर रहा है। इसका यूज़ होता है अपने कहाँ पे? इसका यूज़ होता है जब अपन टरबाइन वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ देखेंगे अपन पानी की एनर्जी के कारण टरबाइन घूमते हैं, और टरबाइन घूमेंगे तभी तो बिजली जनरेट होगी, ठीक है ना। तो भाई हम देखना चाह रहे हैं कि पानी के पास कितनी एनर्जी है, पर सेकंड में कितनी एनर्जी अपन को दे रहा है। तो एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी की रेट को ही तो अपन क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर का मतलब समझिएगा आप कि कोई पाइप में अगर लिक्विड बह रहा है तो उसके पास, उस लिक्विड के पास पावर है, एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर है उसके पास। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या कि मैक्सिमम कितना ही पावर ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब पावर ट्रांसमिशन। पावर को ट्रांसमिट का मतलब जानते हो आप?
ले जाना यहाँ से वहाँ तक, कितनी कितनी एनर्जी उसके पास बह रही है, ठीक है, देसी भाषा में कितनी एनर्जी उसके पास बह रही है, कितनी एनर्जी उसके पास है। तो पावर ट्रांसमिशन की एक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी होती है, बस यही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है अपना। तो पहले तो अपन ये समझे पावर क्या होता है, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो होती है रो जी क्यू एच। तो अगर मैं लिखूँ P बराबर रो जी क्यू एच होता है, यहाँ पर H क्या होता है, अवेलेबल हेड, मतलब एनर्जी अवेलेबल हेड होता है, इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसी के अंदर हम किस चीज की, पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ईटा पी। तो आप जानते हो पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी ये तो होता है दक्षता, कितना हमने इनपुट दिया तो उसका कितना आउटपुट प्राप्त हुआ है हमको। तो आउटपुट कितना परसेंट प्राप्त हुआ अपन को इनपुट का, अपन ने इनपुट में, और आप कैसे ज्ञात करोगे ये आपको मालूम है, यहाँ पर रो जी क्यू एच, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, जी आपका फिक्स रहता है 9.81, रो डेंसिटी फिक्स है, केवल किसका अंतर आ रहा है, एच का, हेड का। तो हेड अपने पास ये पाइप था, इस पाइप के इस वाले पॉइंट की बात करूँ, इस वाले पॉइंट की बात करूँ, तो अगर इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ स्टार्ट में, ये इनपुट है ये आउटपुट है। स्टार्ट में इसके पास जो भी हेड था, एनर्जी थी मान लो 100 मीटर थी टोटल हेड, लेकिन रास्ते में फ्रिक्शन विक्शन या माइनर और मेजर दोनों लॉसेस के कारण यहाँ पर जो मेरे को एंड पर जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 80 मीटर, मतलब हेड लॉस कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी है। अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, रो जी क्यू एच, पावर ट्रांसमिशन देखनी है ना, तो इसमें केवल एच ही तो वेरिएबल है, तो आउटपुट क्या हो गया मेरा, एच इतना है तो आउटपुट हो गया मेरा रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू 80, और इनपुट कितना हो गया मेरा, रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू 100 इंटू 100। भाई इनपुट क्या है मेरा, रो जी क्यू एच, एच की वैल्यू 100 मीटर थी, आउटपुट रो जी क्यू एच, एच की वैल्यू, मतलब ये तो हम लेंगे ही नहीं, ये तो कट ही रहे हैं हमेशा। तो इसका मतलब एनर्जी आपको केवल कैसे देखनी है कि आउटपुट पे जो हमारा हेड है अपॉन इनपुट पर हेड इंटू में 100। तो आउटपुट पर आप हेड को कैसे निकालोगे, 80 कैसे आया, 80 आया मेरा 100 माइनस हेड लॉस, तभी तो आया ये एच आउटपुट और ये एच इनपुट, ठीक है। तो ये एच इनपुट छोड़ो, एच ही लिख दो इसको। तो आपका आउटपुट पर जो हेड है एच ओ, अपन आउटपुट अपॉन इनपुट को अपन क्या लिख सकते हैं, एच आउटपुट अपॉन में एच इंटू में 100। अब आप आउटपुट वाले हेड को कैसे निकालोगे, आउटपुट वाले हेड को कैसे निकालेंगे अपन, जो टोटल हेड था स्टार्ट में उसमें से मैं एच एल को घटा दूँ, मतलब 100 में से 20 को घटा तभी तो 80 आएगा। तो ये होता है हमारा आउटपुट का हेड, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच माइनस एच एल अपॉन में एच इंटू में 100। तो कुल मिला के पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इस तरह से अपन निकालेंगे। अब मैं इसको लिखता हूं, इसका ईटा पी बराबर एच माइनस हेड लॉस अपॉन में एच इंटू में 100, ठीक है। ये होती है हमारी पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अब बात आती है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कब प्राप्त होगी। तो मैं तो आपको डायरेक्टली बताऊंगा, लेकिन ये डेरिवेशन से आया भैया, ऐसे नहीं आया कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। डेरिवेशन करूंगा मैं, मैक्सिमम मिनिमा इनपुट करूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब प्राप्त होगी, जब पाइप में हेड लॉस कितना हो, h/3। h/3 का मतलब जितना स्टार्ट में हेड था ना, उसका 1/3 हेड लॉस हो जाएगा, फिर जो हमको आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है, तब उस वाले केस में हमारी जो पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब क्या है, ये हमारा इनपुट हेड था मान लीजिए 90 मीटर, ठीक है, और हेड लॉस इसका 1/3 मतलब कितना, 30 मीटर हेड लॉस हो गया। तो यहाँ पर अपन को आउटपुट पर हेड कितना मिला, 60 मीटर। तो जब ये कंडीशन बैठेगी ना, मतलब एच एल बराबर h/3 होगा,
उस वाले केस में मेरे को एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम प्राप्त होगी। तो आपसे पूछे ना कि मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त करने की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब हेड लॉस कितना हो, हेड का हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 3/4 हो, क्या होगा 1/3 हो। और कितनी प्राप्त होगी, कितनी तो आप निकाल लोगे आराम से। इसमें एच की जगह एच पुट करो, एच एल की जगह कितना पुट करो, h/3, एच एल की जगह h/3 अपॉन एच इंटू में 100। एक में से 1/3 गया तो 2/3 एच इंटू 100, 2/3 एच इंटू 100 का मतलब कितना होगा 66.67%। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 66.67% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये भी कब होगी, जब एच एल बराबर h/3। आप सोच रहे होंगे सर एक काम करते हैं ना, आपने हमको ये बताया है, मैं तो हेड लॉस की वैल्यू थोड़ी सी क्या करता हूँ 1/4 कर देता हूँ, 1/4 कर देता हूँ। 1/4 कर दूंगा तो h माइनस 1/4, h/4 कितना हो जाएगा, ये तो मेरा 3/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब 75% आ जाएगी एनर्जी। तो एफिशिएंसी 75% भी हो सकती है। अरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि केवल 1/4 ही हेड लॉस हो, हेड लॉस तो उससे ज़्यादा ही होगा। हेड लॉस इतना हो सकता है, ठीक है, इससे अधिक ही हेड लॉस होगा, इससे कम हेड लॉस नहीं हो सकता। तो उस वाले केस में तो ये मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिकल टर्म से आया है, तो मैं आपको डायरेक्टली लिखवाऊंगा, क्योंकि ये कंडीशन ही पूछता है कि भाई कब प्राप्त होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी, जब एच एल बराबर h/3 हो। कितनी होगी मैक्सिमम, 66.67। बस सिंपल सी बात है। तो अपन लिखते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एच एल बराबर h/3। ये ध्यान रखना है आपको। और मैक्सिमम एफिशिएंसी ईटा पी मैक्स कितना होगा, देख लो भाई, h माइनस h/3 इंटू एच इंटू 100। तो कितना आया ये, ईटा पी मैक्स बराबर 2/3 h/h इंटू 100, 66.67। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, 66.67%। ठीक है भाई। तो ये आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है। तो बस इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन 3 बनते हैं। पावर ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिट होती है कितनी होती है, ρg/qh। ठीक। दूसरी बात, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब प्राप्त होगी, जब एच एल बराबर h/3 हो। कितनी होगी, 66.67। खत्म बात। अब अपन देखते हैं इसके बाद लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, वो है वाटर हैमर। मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ भाई। वाटर हैमर। अब देखो भाई वाटर हैमर क्या होता है, एक ये नई कहानी। ये एक प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, ये मेरा पाइप था लंबा सा, बहुत बड़ा, और इस पाइप के यहाँ पर मैंने एक वाल लगा रखा है। ठीक है, वाल्व को मैंने खोल दिया, खोलेंगे वाल्व को, वाल्व ऊपर आ जाएगा। दो कंडीशन देखो, ये वाल्व ऐसे लगा हुआ है, इसको मैंने खोल दिया, खोल देंगे तो ये गेट खुल जाएगा, पानी बाहर आएगा।
पानी बाहर आएगा। अब क्या हुआ, मैंने इस वाल्व को बंद कर दिया। दो प्रकार से बंद कर सकते हैं। एक तो मैं इस वाल्व को, ये यूँ है, यूँ डिबरी टाइप का, यूँ जैसे अपन टैप होते हैं, टैप को अपन यूँ गोल गोल घुमा के बंद करते हैं, यूँ गोल गोल घुमा के, तो मैं इसको यूँ बंद कर रहा हूँ। एक तो हो सकता है मैं इसको आराम से बंद कर रहा हूँ, प्यार से, चूड़ी धीरे धीरे नीचे जा रही। एक हो सकता है मैं इसको सडनली, एक तो मैं ग्रेजुअल धीरे धीरे क्लोज कर रहा हूँ, एक मैं सडनली क्लोज कर रहा हूँ। दो प्रकार से क्लोज कर सकता हूँ। मैंने कैसे भी क्लोज किया, चाहे मैंने ग्रेजुअल क्लोज किया, चाहे मैंने सडनली क्लोज किया। अगर मैं इस वाल्व को बंद कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये जो पानी यूँ आ रहा था ना, तो पानी आ रहा था, ये टकरा करके इस वाल्व टकरा के वापस, अब भाई पानी तो वापस जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? पानी तो भरा हुआ है इसके अंदर, तो जाएगा क्या फिर? उसकी लहर जाएगी वापस, पानी की लहर बैक करेगी। पानी यूं टकराया, टकरा के अब उसके पास तो एक मोमेंटम था, एक एनर्जी थी, एक वेलोसिटी थी, उसके पास मास भी था। इसका मतलब P बराबर mv, उसके पास मोमेंटम था। तो वो क्या हुआ, वो मोमेंटम तो यहाँ पर आकर के रुक गया, खत्म हो गया, तो मोमेंटम वापस से बैक जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। वो तो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा प्रेशर वेव एनर्जी, वेव का मतलब लहर बन, तो वहां पर जो एनर्जी क्रिएट होगी किसके कारण, भैया जो उसके पास एनर्जी थी ना, वो यहाँ पर टकरा करके खत्म हो गई। अब एनर्जी खत्म तो होती नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन ये तो कहता है हमसे कि एनर्जी खत्म नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो जो भी एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मोमेंटम कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, किसमें, प्रेशर एनर्जी नहीं भाई, प्रेशर वेव एनर्जी, लहर बनी है, प्रेशर एनर्जी नहीं, प्रेशर वेव एनर्जी। तो वापस उस लहर के रूप में पानी पीछे जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उस पाइप से हमको एक आवाज आती है, जैसे कुछ अंदर बम सा फटा हो। ठीक है, उस आवाज को अपन बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग है, ये के साइलेंट है, नॉकिंग। ठीक है, और जो प्रेशर एनर्जी है ये वापस जाएगी ना, तो ये जो पाइप है, उस पाइप को प्रभाव, आघात पहुंचाएगी, नहीं इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। भाई वो यूं आ रहा था, वापस जाएगा प्रेशर से, तो पूरे पाइप को क्या करेगी, फाड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन पाइप मजबूत है तो बच जाएगा, नहीं है तो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा पाइप। लेकिन पाइप जनरली मजबूत होते हैं, इतनी एनर्जी होती नहीं है जब वो वापस जाते, इतनी। अपन घरों की बात कर रहा हूँ मैं, तो घर में जैसे पानी ऊपर टंकी से आ रहा है, आपने टैप खोला, टैप खोल कर पानी आ रहा है, एकदम से बंद कर, आप ऐसे तो करते हो, बंद कर देते एकदम से। लेकिन आप सोचोगे सर इसमें तो आवाज़ आती नहीं है, अरे आती है, बिल्कुल माइनर आती है, आप सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत कम इम्पैक्ट होता है उस टाइम, थोड़ी सी एनर्जी रहती है उस पानी के पास, थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। ये तो बात चल रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारा पानी बह रहा है, उनकी बात चल रही है ये। तो अपन तो घर वाले से ही देखते हैं। तो जो आपने टैप एकदम बंद किया तो नॉकिंग हुई, तो क्या है, पाइप को प्रेशर वेव एनर्जी जो है उसको इम्पैक्ट डालेगी। उस इम्पैक्ट के कारण पाइप फट भी सकता है, बस्ट भी हो सकता है, टूट भी सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। ठीक है ना, तो बस्ट हो चाहे कोलैप्स हो। तो इस प्रकार का जो इम्पैक्ट था, प्रेशर वेव जो एनर्जी थी, उसका जो प्रभाव था पाइप पर, उस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, वाटर हैमर। कि जो प्रेशर वेव एनर्जी उसने हथौड़ा मारा है पाइप पे तोड़ने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर हैमर। वाटर मतलब जो प्रेशर वेव एनर्जी थी पानी की, उसके कारण एक जलाघात पड़ा है किस पे, पाइप के ऊपर, इसलिए अपन इसको बोलते हैं वाटर हैमर। तो ये कंप्लीट जो प्रभाव था उसको बोलते हैं वाटर हैमर। तो वाटर हैमर क्यों उत्पन्न होता है, वाटर हैमर उत्पन्न होता है, जो हमारा पानी के पास मोमेंटम था ना, ये मोमेंटम ये ट्रांसफर हो गया प्रेशर वेव एनर्जी में, और प्रेशर वेव एनर्जी इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है पाइप की सरफेस पर या पाइप पर, उस इम्पैक्ट को अपन बोलते हैं वाटर हैमर, जिसके कारण पाइप टूट भी सकता है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है हमारा वाटर हैमर। अब हम एक तो हम ये देखेंगे प्रेशर है, प्रेशर हेड ड्यू टू प्रेशर वेव के कारण कितना प्रेशर हेड यहाँ पर डेवलप होता है। तो प्रेशर हेड को भी अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, प्रेशर हेड को अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रेशर। और एक अपन देखेंगे, अब मैं आपको जो स्टार्ट में बता रहा था ना, वाल्व का क्लोजर मतलब वाल्व को अपन बंद करने का तरीका, दो तरीके से बंद कर सकते हैं। एक तो होता है अपना ग्रेजुअल। अब इनमें से ग्रेजुअल क्लोजर तो कौन सा होगा और सडन क्लोजर कौन सा होगा, मतलब आप किसको तो बोलोगे कि भाई धीरे धीरे बंद कर रहा हूं, किसको बोलोगे तेज बंद कर रहा हूं। तो देखो, जब वेव यूं आ रही थी ना, यूं आ रही थी, पानी इससे टकराया, टकरा करके, अभी तो पानी चल रहा था, लेकिन ये पानी जैसे ही यहां पर टकराया, टकरा करके क्या हुआ, वापस गया पानी वेव। और वापस जाने के बाद में
ये जो वेव थी, जो इसका एंडिंग पॉइंट था, वहाँ से टकरा करके वापस यूँ आएगी, भाई यूँ तो जाएगी, यूँ जाएगी, खत्म, फिर यहाँ टकरा के दोबारा यहाँ आएगी। ऐसे ही तो होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक वो वेव शांत ना हो जाए। तो ये यहाँ से टकरा करके वापस गई, और वापस जाने के बाद में ये फिर से यूँ आई लौट करके। तो जब ये वापस लौट करके आई ना, उस टाइम तक आप वाल्व क्लोज हो ही रहा है। भाई आपने क्या किया? आपने वाल्व क्लोज करना स्टार्ट किया, और जैसे ही आपने ये था इतना आपने क्लोज किया था, तो ये इससे टकरा करके वापस जा रही है, और ये फिर यहाँ से टकरा करके वापस यूँ गई। तो आपने देखा ये इतना क्लोज हुआ है, मतलब अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ, खाली है थोड़ा बहुत। तो इतना ज़्यादा कुछ पानी यहाँ से यूँ निकल जाएगा आर पार, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो होता है कि आप धीरे धीरे वाल्व क्लोज हो रहा है, मतलब ग्रेजुअल क्लोजर है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वेव यूँ टकरा करके वापस गई, और जब ये वापस यूँ गई ना, तो इसको ये बंद मिला, बंद मिला तो क्या होगा? इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है सडन क्लोजर, कि वेव के दोबारा पहुंचने से पहले पहले वो बंद हो गया। इसको बोलते हैं अपन सडन क्लोजर। तो सडन क्लोजर भी देखते हैं। पहले मैं आपको वाटर हैमर के बारे में कुछ लिखवाता हूँ, 2-4 लाइनें। लिक्विड से भरे हुए भाई, लेकिन लिक्विड जो है वो बहता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिक्विड भरा हुआ है बस और रुका हुआ है। बहते हुए लिक्विड से, लिक्विड फ्लो कर रहा है। बहते हुए लिक्विड से भरे हुए पाइप के वाल्व को बंद करने पर लिक्विड का मोमेंटम ट्रांसफर होता है। यह प्रेशर वेव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान पाइप से आवाज आती है, जिसे नॉकिंग कहते हैं। ठीक है भाई। इस प्रेशर वेव एनर्जी के पाइप पर इम्पैक्ट को वाटर हैमर कहते हैं। वाटर हैमर के कारण पाइप बस्ट या कोलैप्स होता है। तो ये कंप्लीट कहानी थी हमारी, किससे रिलेटेड? वाटर हैमर से रिलेटेड थी कंप्लीट कहानी। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वॉल क्लोजर, इसी के अंदर चल रहा है टॉपिक। टाइप ऑफ वॉल क्लोजर।
दो प्रकार का होता है अपना, एक तो होता है ग्रेजुअल और दूसरा होता है ग्रेजुअल क्लोजर, दूसरा होता है सडन। ग्रेजुअल कौन सा होगा कि वेव यूं गई और यूं जा कर के वापस आई और जो वाल्व है वो पूरा पूरा बंद नहीं मिला उसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वेव की जो स्पीड है वो मान लीजिए c है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मान लीजिए लेंथ है अपनी कितनी l, और इसको बंद करने में क्लोजिंग टाइम ऑफ वाल्व का जो क्लोजिंग टाइम बंद करने का समय वो t है। तो आप किस तरह से इसको मैथमेटिकली बताओगे कि भाई ये जो समय है, ये समय क्या है, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये समय कम होना चाहिए। भाई यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया तो 5 सेकंड में आया था, लेकिन ये तो अभी बंद ही हो रहा है। बंद होने का समय कितना, 6 सेकंड। समझे कि नहीं समझे? ये 6 सेकंड बंद हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ चला गया 2 सेकंड, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया 2 सेकंड में, 2 सेकंड वापस आया, तो 4 सेकंड में ये कंप्लीट काम हो रहा है इसका वेव का। लेकिन वेव ट्रेवल कर रही है 4 सेकंड में, जबकि ये जो है बंद हो रहा है 6 सेकंड में, तो ये आराम से बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा, ग्रेजुअल। तो इसके टाइम को अपन टी बोलें, तो अगर जो टाइम है ये वाला टाइम टी शुड बी ग्रेटर देन किससे, ये वाला टाइम कैसे निकालोगे आप, ये टाइम अपन कैसे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रेशर वेव एनर्जी की चाल कितनी है, c मान लो, c होती है वैसे, मान क्या लो c बराबर रूट के बाय रो होती है, ऐसे निकालते हैं अपन। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, अब दूरी बस ये आपको समझना है, दूरी आप l लिखोगे क्या, नहीं भाई l तो यहाँ से यहाँ पहुँचने की, फिर यहाँ से यहाँ पे भी तो जा रहा है, तो 2l हो गया। और समय कितना है इसका, मान लीजिए स्मॉल t। तो ये जो समय है ये किसका समय है, ये वाला समय, ये जो समय स्मॉल t ये है इस वेव के यहाँ से यहाँ जाने का और वापस आने का समय t है। तो t कितना, t बराबर 2l/c हो गया। तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट ले देता हूँ, अगर इस वाले टाइम की वैल्यू 2l/c से ज़्यादा है, इसका मतलब वाल्व कैसा होगा हमारा, ग्रेजुअल क्लोजर होगा। समझ गए भाई, किस तरह से निकाला अपन ने, मैथमेटिकली निकाला है इस वाले टाइम की वैल्यू। तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, t क्या है, कैपिटल T तो है क्लोजिंग टाइम ऑफ वाल्व, l क्या है, ट्रेवलिंग लेंथ ऑफ वेव, ये कौन सी है भाई, वन साइड की लेंथ है यहाँ से यहाँ पहुँचने की। और c क्या है, c वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। कैसे ज्ञात करते हैं, c बराबर रूट के बाय रो। c को अपन किस तरह से ज्ञात करेंगे, आपको ये शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, c वेलोसिटी बराबर रूट के बाय रो। के बाय रो लिख लेना, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो ये के बाय रो आएगा। ठीक है, तो आपको ये लिख दिया। अब अपन देखते हैं सडन क्लोजर। ये क्या होगा कि जब ये वेव यहाँ गई और ये वेव वापस आई, तो फिर आपको ये बंद मिला। जब वे वापस आई तो ये क्या है, बाल पूरा पूरा बंद मिला। बंद मिला इसका मतलब क्या है, ये टाइम कम था, ये टाइम ज़्यादा था। इसका मतलब t इज़ लेस देन 2l/c। तो कौन सा है वो, सडन क्लोजर है। बाकी आपको तो लिखवा ही दिया मैंने, 2l क्या होता है, c क्या होता है, ये सिंपल सी बात है क्लोजर की। अब अपन को टाइम, ये सडन क्लोजर ये भी देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या प्रेशर जो है, जो अपना प्रेशर हेड होता है, वो वाटर हैमर के कारण जो प्रेशर, कितना प्रेशर क्रिएट हुआ, कितना प्रेशर डेवलप हुआ, वो अपन देखते हैं। तो भैया आप पहले तो मुझे ये बताइए सोच करके, इस वाले केस में प्रेशर ज़्यादा होगा या इस वाले में,
भाई इस वाले में कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पानी यहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, तो इसको खुला मिला, कुछ पानी यूँ चला गया, तो प्रेशर इतना क्रिएट ही नहीं हो पाया। लेकिन इसमें क्या है, सडन क्लोजर, ये तो पूरा पूरा बंद मिला फिर से, तो इस वाले केस में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा वाटर हैमर होगा। इस वाले केस में प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो प्रेशर हेड कितना होता है, दोनों ही केस में देखते हैं अपन। कौन कौन से केस में? ग्रेजुअल क्लोजर में देखते हैं और सडन क्लोजर में देखते हैं। सडन क्लोजर के अंदर कुछ ज़्यादा, ग्रेजुअल में इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेजुअल में चाहे तो प्लास्टिक का पाइप हो चाहे लोहे का पाइप हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन इसमें दिक्कत है। इसमें अगर प्लास्टिक का पाइप है तो क्या होगा, दो चीज़ हो सकती है। प्लास्टिक का मतलब, प्लास्टिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब इलास्टिक पाइप के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। एक तो होता है रिजिड पाइप। रिजिड पाइप का मतलब सीसी का पाइप हुआ, सीमेंट कंक्रीट का, या फिर कास्ट आयरन का हुआ, या कोई मेटल का पाइप, वो तो है रिजिड पाइप। और इलास्टिक पाइप कौन से हो गए, जो पाइप क्या है रिजिड नहीं, जिनको अपन पिचका सकते हैं, जैसे अपना पीवीसी का पाइप हुआ, HDPE का पाइप हुआ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से, ये हो गए हमारे कौन से वाले पाइप, ये इलास्टिक पाइप की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें दोनों पर ही अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। पहले मैं आपको लिख देता हूं मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। तो इसी वाटर हैमर के अंदर छोटा सा टॉपिक और बच रहा है एक, वो अपन लिखते हैं प्रेशर हेड ड्यू टू वाटर हैमर। इसी में अपन लिखेंगे नेक्स्ट, प्रेशर हेड ड्यू टू वाटर हैमर। ग्रेजुअल क्लोजर, यहां पर टी क्या है, इसमें छोटी सी गड़बड़ हो गई।
देखो भाई, इसको आप देख लीजिए, ये अपना ग्रेजुअल क्लोजर है, P बराबर VL/GT। मैं आपको बता रहा था कि अपने दो केस होते हैं, एक तो ग्रेजुअल क्लोजर में अपन को प्रेशर निकालना है, एक सडन क्लोजर में। अगर मैं ग्रेजुअल क्लोजर की बात करूं तो उसमें चाहे तो पाइप हमारा कैसा हो, हमारा पाइप रिजिड हो। रिजिड का मतलब कौन सा पाइप हो गया हमारा, सीमेंट सीसी पाइप हो गया हमारा, RCC पाइप, एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप, या फिर कोई मेटेलिक पाइप है जैसे कास्ट आयरन या फिर DI डक्टाइल आयरन या फिर माइल्ड स्टील, कोई सा पाइप है हमारा, इस तरह के पाइप है, रिजिड पाइप है हमारा। एक हमारा इलास्टिक पाइप। इलास्टिक पाइप कौन से, जो एक्सपेंड हो सकते हैं, फूल सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के पाइप। PVC पाइप हुआ हमारा, SDP पाइप हुआ, ये हो गए हमारे इलास्टिक पाइप की कैटेगरी में आ गए। तो इस वाले केस में चाहे तो आपका पाइप ये हो चाहे ये हो, आप इस तरह से निकालोगे, सेम फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ही इतना जनरेट नहीं होता। क्यों जनरेट नहीं होता? कि वाल्व आराम से बंद हो रहा है तो वेव आराम से जा रही है, आराम से आ रही है, कुछ पानी तो कुछ प्रेशर तो वैसे रिलीज हो जाता है। क्यों? पानी कुछ वाल्व के नीचे से निकल गया, तो इसमें इतना प्रेशर जनरेट होता ही नहीं है। तो दोनों ही केसेस में, चाहे ये पाइप हो चाहे ये पाइप हो, इस वाले केस में चाहे पाइप रिजिड हो चाहे इलास्टिक हो, यही फॉर्मूला काम में लेंगे। लेकिन इस वाले केस में अलग सीन है। इस वाले में अलग सीन क्यों है? सडन क्लोजर है और एकदम से आप क्लोज कर रहे हो, तो दो चीज़ हो सकती है कि अगर रिजिड पाइप है तो भाई वो तो फटेगा, रिजिड पाइप है तो क्या होगा, क्रैक हो जाएगा और फट जाएगा। लेकिन अगर पाइप रिजिड नहीं इलास्टिक है, तो इलास्टिक पाइप में दो चीज़ हो सकती है, वो फटेगा नहीं इलास्टिक पाइप। इलास्टिक पाइप हो सकता है कि उसका डायमीटर इतना था, डायमीटर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, इलास्टिक पाइप उस प्रेशर के कारण एक्सपेंड हो गया, लेकिन वो पाइप फटा नहीं, फेल तो हो चुका है भाई, डिफॉर्मेशन आ गई मतलब फेल हो गया वो, लेकिन वो फटा नहीं। या फिर हो सकता है कि फूलने के बाद फट जाए, या हो सकता है कि क्रैक होकर फट जाए। तो इलास्टिक पाइप, इसलिए इस वाले केस में, सडन क्लोजर केस में, दोनों पाइप के लिए अपन अलग अलग तरीके से निकालते हैं प्रेशर को। इसमें तो कैसे निकालते हैं, P बराबर VC/G। सी क्या होता है, वही वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, रूट के बाय रो से अपन इसको ज्ञात करते हैं। के क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इलास्टिक पाइप वाले केस में कैसे निकालेंगे, P बराबर V/G रूट के बाय रो इंटू 1 प्लस DK/ET। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, के क्या है, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी, रो क्या है और टी क्या है आपको बता चुका हूं मैं। तो इस तरह से अपन निकालते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है और ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाटर हैमर के कारण कितना प्रेशर डेवलप होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अपना कंप्लीट वाटर हैमर का टॉपिक था। तो एक फिनोमेना होता है कैविटेशन, जिसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, उसको लिख लेते हैं अपन, इसी यूनिट से रिलेटेड है वो इसलिए। तो क्लोज्ड पाइप फ्लो में क्या होता है, जब कभी कोई बंद पाइप है, उसमें फुल पानी बह रहा है, और अगर उस पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर अगर डेवलप हो चुका है तो दिक्कत वाली बात है। वेपर प्रेशर अगर उस पाइप के अंदर डेवलप हुआ तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव कौन सा होता है, एब्सोल्यूट से ऊपर, मतलब गेज प्रेशर को पॉजिटिव बोलते हैं, वेपर को वैक्यूम को नेगेटिव बोलते हैं। तो उसमें वैक्यूम प्रेशर डेवलप हुआ, वेपर प्रेशर डेवलप हुआ है, फिर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, तो क्या होगा, उस पाइप के अंदर रिजिड पाइप है तो पाइप पिचकेगा तो है नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे झड़ने लगेंगे। जब पार्टिकल्स झड़ने लगेंगे तो वो जिस स्थान से हटे हैं वहां पर क्या है, होल्स बन जाएंगे। होल्स मतलब कैविटी, मतलब छेद। तो इस प्रभाव को, मतलब नेगेटिव प्रेशर के कारण जो कैविटीज बन रही है, उस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, कैविटेशन। तो एक लास्ट नोट लिख लेते हैं कि कैविटेशन क्या होता है। नोट में अपन क्या लिखेंगे, कैविटेशन हेडिंग डाल लीजिए, उसमें इसके बारे में लिखते हैं। CPF में नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर के कारण पाइप का इनर सरफेस झड़ने लगता है, जिससे उसमें होल्स, होल्स मतलब कैविटी, होल्स बनने लगते हैं। इस प्रभाव को कैविटेशन
कहा जाता है। तो ये होता है हमारा कैविटेशन। अब ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 6, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन देखेंगे यूनिट नंबर 7। वो थोड़ी सी स्टार्ट में आपको बोरिंग सी भी है, क्योंकि वो मैथमेटिकल टर्म्स हैं और उसको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। मैं आपको स्टार्ट में बताया था 4th यूनिट और 7th 8th यूनिट थोड़ी सी आपको स्टार्ट में बोरिंग लगेगी, लेकिन हम इसको करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी बाउंड्री लेयर थ्योरी, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो रहेगी, उसको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।